Hello, parents and my dear students. I am Neha. And I'm Anubhuti. So, parents and students, we will be talking about JEE मेंस एंड एडवांस कितने तरीके के होते हैं, किसके लिए क्या सूटेबल है, सब कुछ हम समझेंगे आज एक ले मैन लैंग्वेज में, है ना? करेक्ट. अच्छा अनुभूति, मैंने कई बार रियलाइज़ करा है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें JEE का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 क्या है और पेपर 2 क्या है, करेक्ट. है ना? तो जब क्या होता है कि वो दोनों का फॉर्म भर देते हैं, दोनों एग्जाम्स के लिए बैठ जाते हैं, फिर लेटर ऑन दे रियलाइज कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी थी, मैंने लेकिन BARC के लिए भी पेपर दे दिया, है ना? तो ये बेसिक डिफरेंस ही बच्चों को दे आर नॉट अवेयर ऑफ. या श्योर. देखो JEE का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. राइट. जॉइंट एग्जाम है, काफ़ी सारी डिफरेंट फील्ड्स के लिए होता है, यानी कि आपकी बीटेक या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाला जो होता है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स भी देते हैं जैसे आपने बोला. तो इसमें मेन डिफरेंस समझने वाला ये है कि पेपर 1 जिसको हम मेंस भी कहते हैं वो होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और जो पेपर 2 होता है वो BARC के लिए होता है. करेक्ट. नाउ इफ यू आर एबल टू क्लियर योर पेपर 1 देन यू विल बी गोइंग फॉर एडवांस. ये बेसिक डिफरेंस है. अब इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज NTA. करेक्ट. NTA बहुत मतलब ऐसा बच्चों ने सुना ही होगा, उसका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहती है और एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है. नीट को लेकर के भी पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, पेपर लीक हुए थे या कुछ ना कुछ. तो थोड़ी सी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में रहती है, बट ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता कि एडवांस जो है वो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, दैट इज़ दी IITs. Okay, yes. So generally it is for main colleges. Yes, correct. So mainly बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता कि NTA जो है वो JEE मेंस को कंडक्ट करती है और एडवांस इज कंडक्टेड बाय IITs. तो दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अभी जैसे अनु इतने सारे ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम है, CUET है, प्राइवेट कॉलेजेस जितने बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अपने ही प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. तो JEE क्या इंपॉर्टेंस है? मेरे को लगता है अभी तो बच्चों का भी ये भी कहना था कि मैम हमें इंजीनियरिंग करनी भी चाहिए, नहीं चाहिए, जॉब मार्केट ही नहीं है ना? तो बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहिए, JEE के लिए बैठना चाहिए, कौन से बच्चों को टारगेट करना चाहिए, हर साइंस का बच्चा क्या JEE दे सकता है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के लिए. करेक्ट. नहीं देखो, JEE जो है ना, अभी मैं फॉर द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन मैं मेंस की बात करूंगी, मैं आर्किटेक्चर वाली बात नहीं कर रही हूँ. तो इंजीनियरिंग का जैसे आपने बोला, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स जो है IITs को टारगेट कर रहे हैं या NITs को टारगेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को JEE देना चाहिए. CUET वगैरह जो है वो आप अगर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके थ्रू आप उनको कर सकते हो, या फिर कोई पर्सनल एग्जाम्स भी दे सकते हो उनके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के. बट JEE उन बच्चों को देना चाहिए. अब रहा सवाल कि किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए, तो देखो बीटेक, BSc बहुत सारी डिग्रीज होती है इंजीनियरिंग में. राइट. हाँ, सो अब हर बच्चा बीटेक के लिए नहीं बना, हर बच्चा BSc के लिए नहीं बना. तो ये भी बच्चे पूछते हैं कि बीटेक किसको करनी चाहिए. अगर आप टेक्निकल स्किल रखना चाहते हो या फिर आप टेक्निकल प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हो फ्यूचर में, तो उन बच्चों को बीटेक टारगेट करना चाहिए. जबकि BSc वो स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जो रिसर्च और एकेडमिक साइड में जाना चाहते हैं. तो BSc वाले स्टूडेंट्स जनरली आपको दिखेंगे कि वो लोग एकेडमिक या रिसर्च उस फील्ड में चले जाते हैं. बीटेक वाले जो हैं यहाँ जाते हैं जो थोड़ा टेक्निकल, जो ऑन द जॉब जिसको कहते हैं. और आउट ऑफ प्रेशर तो मुझे लगता है किसी बच्चे को भी नहीं करना चाहिए कि बीटेक हर कोई कर रहा है, मेरी क्लास का साइंस का बच्चा, तो मुझे भी वो करना चाहिए. नहीं, करेक्ट. टू सम एक्सटेंड ये समझने के लिए कि मेरे लिए क्या बना है वो भी आपको एनालाइज करना है. करेक्ट. एक रेस में नहीं भागना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप विद नो जॉब. या दैट्स ट्रू. और वो भी कि फील्ड में भी बच्चे ऐसे ही घुस जाते हैं, चलो हम कंप्यूटर टारगेट कर रहे थे, हमें नहीं मिला, हम मैकेनिकल ले लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया. करेक्ट. किसी भी फील्ड में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें बड़े कॉलेज में घुसना था. हाँ. या फिर मतलब बिकॉज दे वांटेड टू डू बीटेक. हाँ, वो सीट अवेलेबल है तो उसलिए नहीं. देखो बच्चे बोलते हैं मैकेनिकल में मैम स्कोप तो है नहीं. है, आप मैकेनिकल के लिए बने हो. हाँ. ये देखने की बात है कि आपका इंटरेस्ट है इसलिए मैकेनिकल ली, क्योंकि या फिर कोई और वहाँ जाकर सीट नहीं मिल रही थी, यहाँ मिल रही थी तो यहाँ बैठ गए. तो डेफिनेटली सैचुरेटेड फील्ड तो है, बहुत कंपटीशन है, बट यहाँ पर आपके इंटरेस्ट की बात आ जाती है. अब वो जमाना रह नहीं गया जहाँ पर लोग इंजीनियरिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग में जॉब है. सो डेफिनेटली रेलेवेंस तो है एग्जाम की. और आप IITs टारगेट करना चाहते हो, NITs टारगेट करना चाहते हो, IIITs टारगेट करना चाहते हो, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब आपको इसके थ्रू मिलती हैं. लेकिन ये रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, यहाँ से करने का ज़रूर फ़ायदा है. अगर आप किसी झोला छाप यूनिवर्सिटी से करते हो तो फिर ऑब्वियसली नहीं स्कोप है इंजीनियरिंग का. और स्पेशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अटेम्प्ट्स का आता है ना, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड.
अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसका 12th का जो बोर्ड एग्जाम है, इट इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ ईयर 2026. तो उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होगा वो जनवरी 26 का ही काउंट होगा. सेकेंड अटेम्प्ट विल बी अप्रैल 26, थर्ड विल बी जनवरी अगेन 27, और फोर्थ ऐसे ही इट विल कंटिन्यू, राइट. लेट्स सपोज एक बच्चे ने जनवरी वाला अटेम्प्ट नहीं करा, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो जो एक अटेम्प्ट रह गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. वो फिर उसके 6 में से 5 ही बचेंगे. करेक्ट है ना. सो जो टोटल अटेम्प्ट्स है हमारे पास वो 6 हैं. इन फ्रॉम द ईयर यू हैव पास योर ग्रेड 12. या करेक्ट. नहीं, ये ठीक है. आप जो है आपको 3 साल कंसेक्यूटिवली, यानी कि आपने जिस ईयर 12th में पास किया है उससे 3 साल आपको फिर जैसे हमने 2026 का ही एग्जांपल लिया तो 26, 27, 27 करेक्ट. सो ये 3 साल और 2 अटेम्प्ट, तो 6 अटेम्प्ट आपको टोटल हो गए. अब इसमें काउंट कैसे होता है कि हमने 6 के 6 काउंट होंगे, या बेस्ट हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा, या फिर हाउ विल इट जो फ्रेश होगा वो काउंट होगा. करेक्ट. नहीं, देखो आप एक साल में जैसे 2 अटेम्प्ट देते हो, अगर आप 2 अटेम्प्ट देते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो. जैसे मैं रेकमेंड करूंगी कि दोनों दो. तो आपका बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है, यानी कि दोनों में से जो बेटर एक अटेम्प्ट आपका गया है, तो आपके पास एक बेटर शॉट रहता है, और आपकी कट ऑफ जो है उसी के बेसिस पे जो बेस्ट ऑफ 2 है उसका आपका अटेम्प्ट कंसिडर होता है. जी. अब जैसे JEE एडवांस का हो गया, है ना. अब एक बच्चे का 2026 उसने जनवरी अटेम्प्ट दिया, उसका वो क्लियर हो गया, फिर उसका अप्रैल वाला भी क्लियर हो गया. तो अब इसमें हमें क्या मिल रहा है कि दोनों वो 2 बार एडवांस के लिए बैठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है. आपका एडवांस जो है आपको एक ही अटेम्प्ट मिलता है पर ईयर, और टोटल आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं. जैसे कि आपने बोला आप जनवरी या अप्रैल में से कोई एक क्लियर हो गया, जहां आपने कट ऑफ क्लियर कर ली फॉर एडवांस, आप उसकी लिस्टिंग में आ गए, तो आपको उस साल का अटेम्प्ट मिलेगा. अगर उस साल नहीं होते हो तो वो आपका एडवांस का अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा. तो एडवांस एक ही बार होगा. हाँ, और उससे नेक्स्ट ईयर अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको एक बार ही अटेम्प्ट, यानी कि 2 अटेम्प्ट्स आपको टोटल मिलते हैं, और एडवांस सिर्फ एक बार ही होता है साल में. हाँ. तो अगर आप 2026 में क्लियर कर लेते हो तो 2026 के एडवांस में you will be sitting. नहीं तो 2027 में कर लेना अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो, नहीं तो गया फिर. और इसमें रैंकिंग आती है. एक चीज़ और मैं यहाँ बताती चलूँ कि कट ऑफ्स नहीं होती हैं यहाँ पर. एडवांस की जो है जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें रैंकिंग होती है, तो ये भी एक रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन होते हैं. हाँ जी, एडवांस में यहाँ पर कट ऑफ्स होती है. हाँ. सो अभी जो हम समझना चाहेंगे विच इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एनी स्टूडेंट जिसने भी मतलब अपना PCM विद 1 इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज प्लस 1 मोर सब्जेक्ट ही हैज़, सो ही कैन सिट फॉर द मेंस एग्जाम, राइट. अब क्या हर बच्चा IITs जा रहा है या हर बच्चा NITs जा रहा है? एक 70% क्राइटेरिया भी आ जाता है उसमें. हाँ जी. जो कि बच्चों को नहीं पता होता है. हाँ जी, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. करेक्ट. नहीं, बच्चे यही पूछते हैं कि मैम हम तो एलिजिबल थे, हम 12th पास थे, हमने एग्जाम भी दिया पर हमारी तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही. तो ये 75% वाला क्राइटेरिया क्या है एग्जैक्टली, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. अगर आप IITs को टारगेट कर रहे हो, जो टॉप कॉलेजेस जो टारगेट कर रहे हो, तो 75% आपकी एग्रीगेट बननी चाहिए. एग्रीगेट का मतलब ये नहीं है कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 75 आने चाहिए, बट ओवरऑल आपकी एग्रीगेट. अब 12th पास तो आप हो गए, 45% से हो गए सपोज करो, तो लेकिन आप नहीं हो पाओगे. हाँ. और यहाँ SC/ST मतलब OBCs वगैरह उन लोगों के लिए 65% है. ये मैंने जनरल का बताया 75%. और एक और सवाल जो आता है कि स्टेट बोर्ड वाले जो है उनका क्या है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ना कई बार 75% पे बच्चे स्टेट टॉपर्स भी हो जाते हैं, तो उनका बोर्ड का अलग चलता है सीन, वो अलग कैलकुलेशन. तो यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करता. यहाँ पर NTA आप हर स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर आप टॉप 20% में आते हो तो फिर आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो. अगेन IITs NITs की मैं बात कर रही हूँ. जो आपने सवाल उठाया ना 75% एग्रीगेट है, तो बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम 75% में नहीं आते तो हम क्या JEE देना हमारा बेकार है? नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके लिए, विच आर गुड यूनिवर्सिटीज इफ यू आर गेटिंग द राइट स्पेशलाइजेशन जो कि फ्यूचरिस्टिक है. बट IITs और NITs और जो आपके जो ऑब्वियसली ड्रीम कॉलेजेस हैं उसके लिए 75% होता है. बट हाँ, ऐसे हमें डिमोटिवेट भी नहीं होता है. लेट्स सपोज आपका नहीं आया तो ये नहीं सोचना है कि हमें सपना था इंजीनियरिंग करने का और अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं IITs में नहीं बैठा. गिव योर बेस्ट. अगर नहीं भी हो पाता है, व्हाट इफ यू गेट बेटर, है ना. ट्रू. सो नेहा, एक क्वेश्चन जो बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम 2 अटेम्प्ट्स हैं, जनवरी अप्रैल वाला, जनवरी छोड़ दूं क्या, अभी तैयारी नहीं है, अप्रैल दे देंगे, क्योंकि कई बार लेट बैक एटीट्यूड रहता ही है. हाँ, नहीं लग रहा है कि अरे मेरा तो अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं क्या बकवास जाएगा,
तो जनवरी दूं, अप्रैल दूं, दोनों दूं, एक दे दूं क्या, बोर्ड्स भी है, तो ये बड़ा ये पर confusion है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं भी ऐसे 12th में होती तो मैं हमेशा ये सोचती कि अप्रैल वाला दे देती हूँ, क्योंकि तब तक मेरे बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। बट अगर मेरी बच्चे ये सजेशन मानते हैं तो ऑलवेज सिट फॉर योर जनवरी एग्जाम। एक तो आप पहली बात यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर अप्रैल, है ना। हाँ, अब बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऑल्दो दिसंबर में सबके ही प्री बोर्ड्स होके आप यू आर ऑलरेडी डन विद योर सिलेबस, 100%, है ना। तो जनवरी ऐसा अटेम्प्ट है जहाँ पर ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि हम अप्रैल में बैठेंगे तो तुम्हारा कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। तो तुम्हें एक बार बैठ गए हो उसका फायदा हो गया, कंपटीशन कम हो गया, तो तुम्हारी कट ऑफ ऑब्वियसली चांसेस आर वेरी हाई कि तुम्हारा निकल ही जाएगा। तो मेरा सजेशन तो ये है कि जनवरी में बैठो, गिव योर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी। अग्रीड, है ना। करेक्ट। नहीं, जनवरी में जनरली ज्यादातर ही बच्चे लेट बैक एटीट्यूड से होते हैं कि नहीं हम अप्रैल में दे देंगे। हाँ। और अप्रैल में सारे जान लगा रहे होते हैं, तो जनवरी में आपको एक्चुअली एक डिसेंट कट ऑफ स्कोर करना इन अ छोटा स्पैन ऑफ टाइम ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। और जबकि आपका जनवरी का काउंट वैसे भी काउंट हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है अगर आप अटेम्प्ट नहीं दोनों दे रहे सकते हो तो दोनों दे दो। हाँ, अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो जनवरी का तो ये अटेम्प्ट आपका आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो काउंट हो गया। 6 आपको टोटल मिले तो आपके वैसे भी 5 बचेंगे अगर आप जनवरी में नहीं बैठ रहे, तो व्हाई डोंट यू सिट एंड गिव इट। या एंड जनवरी का इवन इफ सपोज करो नहीं भी हो पा रहा, सपोज करो बच्चों को लग रहा है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकली वो फियर निकालने के लिए दे दो। फिर अप्रैल में यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। या आपको एक पूरा पेपर पैटर्न, वो प्रोसेस, ऑनलाइन जाना कैसे होता है, टेस्टिंग क्या होती है, वो डर ही खत्म हो जाएगा तब तक। एक तरह से आपका एक वो जो इनहिबिशन होती है वो भी निकल जाती है। So there's no harm. There's no harm, exactly. In fact, we would recommend कि आप जनवरी को सीरियसली लो। हाँ। अच्छा नेहा, एक और जो क्वेरी आती है बच्चों की शिफ्ट्स को लेकर के कि मेंस का ऑनलाइन होता है, हमारी शिफ्ट्स होती है। अब सपोज करो उस शिफ्ट में तो आसान था, मेरी शिफ्ट में तो डिफिकल्ट था, ये तो क्या है, ये अनफेयर है, ये है वो है, बच्चे रोते हैं। तो ये मिथ को हम डिस्पेल करना चाहते हैं कि अगर आपको एक डिफिकल्ट एग्जाम आया या इजी एग्जाम आया तो कुछ भी आपका नुकसान होने वाला है। तो आप एक बार पूरा प्रोसेस अभी देखो, जैसे वी आर ह्यूमंस, है ना। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि हमारे पास एक्सक्यूजेज हो जाते हैं, क्रिप करने का एक रीज़न मिल जाता है कि मेरा वाला पेपर तो हार्ड था, वो जो दूसरी शिफ्ट में हुआ वो इजी हुआ। बट यहाँ पे ऐसे आप क्रिप नहीं कर सकते हो, बिकॉज देखो 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। हमारे पास इतने सेंटर्स नहीं है कि सारे बच्चों को अकोमोडेट कर पाए, तो इसलिए वो शिफ्ट में एग्जाम होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसके बाद मतलब जितना भी है दे डिवाइड इट इन डिफरेंट डेज ऑल्सो। नाउ लेट्स सपोज एक शिफ्ट में वो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, थोड़ा इजी उसमें नेक्स्ट शिफ्ट में हो गया, तो एनटीए क्या करता है उसको नॉर्मलाइज कर देता है। बिकॉज एनटीए का कोई भी फेवरेट बच्चा नहीं है कि मेरा आज अभी फेवरेट लॉट आया हुआ है तो मैं आज इजी एग्जाम देने वाला हूँ। तो ऐसे किसी का कोई फेवरेट नहीं है, उसको नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, तो उसी की बेसिस पे फिर आगे कट ऑफ डिसाइड होती है। करेक्ट। नहीं, वो देखो अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो सारों के लिए डिफिकल्ट आया, हाँ, कट ऑफ भी उसी हिसाब से होगी। इजी आया तो सबका कट ऑफ उस हिसाब से निकलेगा, उसी हिसाब से। तो नॉर्मलाइज करके उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब एक लेवल पे ले आते हैं। तो किसी के साथ अनजस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो डर निकाल देना है मन से। और आप बस अपना जिस हिसाब से इजी या डिफिकल्ट पेपर आया, आप अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से रखो। सारे बच्चे आपके शिफ्ट में उसी स्ट्रैटेजी से चलने वाले हैं। अगर इजी आया या डिफिकल्ट आया, इवेंचुअली आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइज होके ही आने वाली है। तो घर पे आके आपको ये नहीं बोलना कि मेरा वाला टफ था और उस वाले दूसरे बच्चे का कुछ अनफेयरनेस नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगी। दूसरा सवाल ये आता है कि एडवांस में भी शिफ्ट्स होती है क्या? तो यहाँ डिफरेंट हो जाता है, आप यहाँ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो 14-15 लाख वहाँ पे एग्जाम दिए वो क्लियर, मेंस में जिन्होंने क्लियर करा है वो एडवांस के लिए जाएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड फिगर जो लास्ट ईयर्स को अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ अराउंड 2.5 लाख। करेक्ट, ठीक है। एक ही दिन आपका वो एग्जाम होगा जो कि 2 डिफरेंट पार्ट्स में होगा, 9 से 12 एक बार 3 घंटे का, देन यू विल गेट 2 आवर ब्रेक। फिर उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 2 से 5। करेक्ट, है ना। तो ये भी 3 घंटे का, तो 6 घंटे का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, होगा एक ही दिन। करेक्ट। अभी हम जो समझना चाहते हैं या हम अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं विच इज़ द कॉम्पिटिशन, है ना। जब हम अपना एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये भी समझना है कि कॉम्पिटिटर्स कौन है ना। लेट्स सपोज मैंने अपना एग्जाम दे दिया, अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं किन लोगों से कॉम्पीट कर रहा हूँ या कंपटीशन मेरा कितना हाई है, किसको आईआईटीज़ मिलने वाले हैं, किसको एनआईटीज़ मिलने वाले हैं, किसको गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस मिलने वाले हैं। करेक्ट। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप मतलब देखो सारे बच्चे आईआईटीज़ जाते हैं इवेंचुअली, वो होता है सबका, वही होता लेकिन सबको मिलता नहीं है। तो ये नहीं है कि आप एक वन ट्रैक माइंड बना के कि सिर्फ आईआईटी और मतलब बड़ा ही कॉलेज चाहिए और हम कोई ऑप्शन देखने वाले ही नहीं है।
आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक आंकन करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला 14 से 15 लाख अब बच्चे बैठते हैं, है ना, उसमें से आप मान लो 50,000 फॉर व्हाटएवर रीजंस ड्रॉप आउट हो गए, हाँ। तो आपको 14 लाख के करीब आप मान के चलो कि आपका बच्चा बैठ रहा है, उसमें से फिल्टर आउट होके कितना जा रहा है एडवांस में, 2.5 लाख आपने बोला जैसे, है ना, 2.5 लाख में से भी चलो मान लो अनदर 50,000 ड्रॉप आउट ऑन द लास्ट डे, still left with 2 lakh students. 2 लाख स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर एंड रैंक कितनों की आती है 50,000, है ना। अब ये 50,000 भी आईआईटी में नहीं जा रहे हैं बाय द वे, इनमें से भी आप आईआईटी की मान के चलो सारे आईआईटीज की मिला करके, सारे स्ट्रीम्स की मिला करके आपकी 18,000 करीब सीटें बनती हैं, राइट। तो बाकी बच्चे जो है उनको दूसरे ऑप्शन देखने हैं। अच्छा, अब एनआईटी भी देख लो आप, गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटीज, वो भी अब्जॉर्ब करेंगे टॉप परसेंटाइल्स वालों को, एग्जैक्टली। तो आप रैंक होल्डर हो तो आप आईआईटी में चले गए, आप नॉन रैंक होल्डर हो तो आप इन सब में चले गए, लेकिन बाकी का बैठा कितना था, 14 लाख बच्चा बैठा था, तो कितना आप ये मान के चलो कि उसमें से सिलेक्शन कितनी कम है। तो अब मुझे डिमोटिवेट होने की जरूरत है कि मोटिवेट होने की जरूरत नहीं, है? तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया। डराने की जरूरत बिल्कुल, या डराने के लिए हम ये बात नहीं कर रहे, रियलिस्टिक रियलिटी चेक बच्चों को होना चाहिए, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, बिकॉज प्राइवेट ऑप्शंस भी हैं, करेक्ट, कैन स्टिल चूज योर ड्रीम। इफ लेट्स सपोज आप आईटीज में नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सपना एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। हाँ, still there are a lot of options, and what if you get better one? मल्टीपल एग्जाम्स, मतलब आप सिर्फ एक JEE मेंस में अपनी पूरी होप टिका के बैठे हुए हो, आप और बेस्ट, करेक्ट है ना, करेक्ट, बेस्ट दो, होप नहीं खत्म करनी है, दिस इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ, या, एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ बी प्लान, दैट्स व्हाट आई टेल स्टूडेंट्स। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं मार्किंग स्कीम जैसी होती है ना, कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, या एक मेन सब्जेक्ट को कर लिया, या 2 कर लिए, 3 कर लिए, एक पे मतलब अगर हम अटक रहे हैं तो उसको ज़्यादा फोकस करें, कि वो जो 3 हमारे बेटर है उनको फोकस करें। नहीं, यहाँ पे देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों आते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट वाइज आपकी टाइमिंग की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपको एक में इतना टाइम देना होता है, वो आपको 3 घंटे का पूरा पेपर है, अटेम्प्ट करना है। हाँ, 300 मार्क्स का है। अब इंडिविजुअल सेक्शन वाइज देख लेते हैं, 100 मार्क्स ईच की आती है। कैसे है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन? 25 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, 4-4 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस, है ना, तो 25 into 4 100 मार्क्स ईच हो गया, राइट, है ना। अब ये 25 आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 20 होते हैं आपके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके अलावा आते हैं 5 आपके न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आपको वहाँ पर ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करके आंसर को टाइप करना है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स ईच, और टाइम का आपके पास में वो 3 घंटे तीनों में डालना है। हाँ। अच्छा, इसमें फॉर योर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव मार्किंग भी है, तो -1 बम्बे बो इनी मीनी माइनी मो नहीं करना है, तो जो राइट आंसर है उसका भी -1 हो जाएगा आपका। हाँ, डोंट डू दैट, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नहीं, बोर्ड्स में बच्चे इस मेंटालिटी से आ रहे होते हैं ना कि नहीं भी आता तो मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं, कुछ तो लिख के आ जाएंगे। मैंने अपने टाइम में, मतलब व्हेन आई वाज गिविंग एंट्रेंस, मैं तो बहुत ही मिनी माइनी मुंह करके आई थी। हाँ, नहीं, बच्चों को बोर्ड्स में भी होता है ये कि आपको क्वेश्चन आया है, नहीं भी आता तो चलो कुछ लिख के आ जाओ, कुछ वो लिख दो। हाँ, बट यहाँ पर वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, तो आप कुछ भी लिख के मत आना। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि अगर आपकी 60 to 70% एक्यूरेसी है, दैट इज बेटर देन आप 100% करके आए और उसमें इनएक्यूरेट करके आए। exactly. आप बेटर आपकी जो है ना कट ऑफ आप वहाँ पर स्कोर करते हो, जहाँ आप सिलेक्शन अच्छी करते हो क्वेश्चंस की, कि ये मुझे आता और है, और जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसको पहले अटेम्प्ट करो। करेक्ट, बिल्कुल। अब हमने मेंस क्लियर कर लिया, अब एडवांस का सेम फॉर्मेट है? नहीं, 360 मार्क्स का होता है। अब पेपर जनरली हमने जैसे लास्ट ईयर के पेपर्स देखे तो सेम नहीं थे, फॉर्मेट कई बार डिफरेंट था। तो जब हमने एग्रीगेट निकाला तो 17 क्वेश्चन ईच था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना। तो अब इसमें अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ भी आपको इनी मिनी माइनी मो नहीं करना है, यहाँ भी आपकी नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। सो फर्स्ट पोर्शन जो आपका 9 to 12 वाला है, वहाँ तो आपका मल्टीपल चॉइस है। अब जो 2 घंटे के ब्रेक के बाद एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे अब नहीं, इसमें पूरा ये रहता है कि देखो PCM तो कांस्टेंट है, 360 मार्क्स भी कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ मार्क्स के, ये आगे पीछे होता रहता है। और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी हमने देखा है आगे पीछे होता रहता है। कई बार ना ये लोग थोड़ा, जैसे मेंस का आपको समझना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया,
यहाँ ना थोड़े ये लोग कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हैं, थोड़ी सी आपकी एडवांस लेवल की टेस्टिंग हो रही है क्योंकि एडवांस एग्जाम नाम ही दिया है इन्होंने। तो यहाँ कई बार दो कॉन्सेप्ट्स को मिला करके कर देंगे, एक बड़ा क्वेश्चन बना देंगे जो ज्यादा वेटेज का होगा। अब यहाँ पे आपके एग्जामिनर का मूड भी है हाँ कि उसका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अलग हो जाती है, लाइक इसमें ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं है। तो मार्किंग स्कीम्स हमको नहीं पता, तो एक जनरल गाइडलाइन ये रहेगी कि जहाँ आप मेंस की जो तैयारी करते हो उसको आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर सकते हो। एडवांस के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, जितनी आपका सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, उतना बेटर आपका एडवांस का एग्जाम जाएगा। सो यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी आपकी हो जाती है। बट हाँ, जैसा कि आपने बोला कि पैटर्न में सिर्फ ये चीज़ें फिक्स्ड है कि हमारा 2 पार्ट्स में पेपर आता है और 2 उसमें डिवाइड होके आता है, पर हर बारी मार्किंग स्कीम डिफरेंट हो जाती है। मल्टीपल चॉइस ही नहीं, यहाँ पर कभी कभी और फॉर्मेट के भी दे देते हैं, 2 करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। राइट। तो आपको बड़ा आपकी ना एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ स्किल टेस्ट होती है यहाँ पर। गेसेस लेकिन यहाँ पे भी नहीं अलाउड है, गेसेस यहाँ नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग है होगी। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, देन यू कैन रीच आउट टू अस और यू कैन राइट डाउन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रीड इट एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द इंफॉर्मेशन। करेक्ट। एंड कुछ भी और भी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरीज है, कुछ कोटा सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो आप वो भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।